बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 होलिस्टिक न्यूट्रिशन, और ये चैप्टर जो है वो आपका ज़ूलॉजी सेक्शन का चैप्टर है। ठीक है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको पोस्ट कर दिए थे। अब आज की वीडियो में हम लॉन्ग या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जिसको आप कहते हैं इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला सवाल देखें, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। सबसे छोटा सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ये आपसे पूछ रहा है कि अमीबा का जो डाइजेशन है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सीधा आ जाइए आप पेज नंबर 251 के ऊपर। सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और साथ साथ फिर आपको मार्क भी करवा दूंगी। तो पेज 251 में पहले तो आप मार्किंग देख लीजिए, फिर इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिएगा। डाइजेशन इन अमीबा की हेडिंग पुट होगी, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। थर्ड लाइन बन रही है, द फूड इज़ कैप्चर्ड से लेकर अकॉर्डिंगली तक। अच्छा, अभी पूरा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अगर आप चाहें तो इसको अपनी वर्डिंग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या नोट से भी हेल्प ले सकते हैं, मगर बुक के अकॉर्डिंग्स में यही मार्किंग बन रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अकॉर्डिंगली तक आपने मार्क करना है, और ये वाली पूरी डायग्राम जो है ये साथ में आपने सपोर्ट के लिए बनानी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। तो बॉटनी हो या ज़ूलॉजी, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा जहन में रखिएगा कि उसके साथ अगर कोई डायग्राम है तो वो ज़रूर जाएगी। ठीक है, अब देख लो इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। आपको पता है कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल एनिमल है। अब होता क्या है कि इसको जब भी कोई फूड पार्टिकल नज़र आता है जो आमतौर पर छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन की शक्ल में, तो ये क्या करता है, ये अमीबा जो है इसके ये जो फर्स्ट लोकोमोटिव ऑर्गन जिसको सीडोपोडिया कहते हैं, ये इस फूड के गिर्द क्या करता है, जाके इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में ये जो फूड पार्टिकल है ये इसके गिर्द इस सीडोपोडिया को इस तरीके से अरेंज कर देगा कि कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम फूड कप कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इस लोकोमोटिव ऑर्गन को पूरा बंद कर देता है और इस तरीके से ये जो फूड है ये पूरा इस वैक्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेगा। फूड कप के अंदर मौजूद है ये, इसमें पानी भी मौजूद है, इसमें साथ में वो फूड पार्टिकल भी मौजूद है, एक फूड कप बन गया है। अब यहाँ से काम क्या स्टार्ट हो जाता है, ये तो हो गया फूड इनटेक, यानी इसने क्या कर लिया, ये इसने फूड को अपनी बॉडी के अंदर अपने सेल के अंदर एंटर कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता फूड कप जो है ये साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे ये साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में जिसको हम कहते हैं ये लाइसोसोम्स हैं। इन लाइसोसोम्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स की जो पीएच होती है तकरीबन 5.6 से लेकर 7.3 तक होती है। डिपेंड करता है किस किस्म का जो फूड है ये इस अमीबा ने इनटेक किया है, और उसके बाद वो क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, जैसे ही ये फूड पार्टिकल जो है ये अपने अपने जो भी इसके कंपोनेंट्स इसमें ब्रेक हो जाते हैं, तो अब इसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग में ये आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है। इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, जिसमें फूड पार्टिकल अपने कंपोनेंट में डिज़ोल्व होके आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और ये सारा काम क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, अलग से कोई इसमें अलग सिस्टम मौजूद नहीं है डाइजेशन का, तो इस तरह की डाइजेशन जो सेल के अंदर ही हो रही है इसको हम कहते हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, आपको पता चल गया कि फूड पार्टिकल्स जो वो अपने अपने कंपोनेंट्स जो उसमें ब्रेक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन में जिस पार्टिकल्स की बॉडी के जिस हिस्से को ज़रूरत होती है वहाँ पे जाकर ये एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है अमीबा का, तो ये फटाफट से एसिमिलेट जो है होना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत पड़ती है फूड जो है अपने न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड कर देता है। अब लास्ट स्टेप में ज़ाहिर है इस फूड में भी कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि अनडाइजेस्टेड होता है, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, तो फाइनली ये क्या करता है, इसको इजेस्ट कर देता है, बॉडी में से एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा अमीबा का डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर वह बहुत सिंपल है। इसमें अलग से कोई सा भी जो है कह लीजिए कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट या इस तरह की और कोई भी चीज़ जो है शामिल नहीं है, बहुत सिंपल डाइजेशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, उसको सपोर्ट करने के लिए डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है। ये कह रहा है कैटेगराइज द एनिमल्स बेस्ड अपॉन देयर साइज ऑफ द फूड, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिएगा कि इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वो तरीका जो मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, यानी बुक में निशान लगवा रही हूँ। पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पर हम अपने एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू फूड ग्रुप दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। या तो हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। इंट्रासेलुलर में जैसे कि मैंने अभी आपको अमीबा की एग्जांपल दी, और भी आपके पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे क्लेमिडोमोनास, पैरामेशियम है, यूग्लिना, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं।
तो ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर ही डाइजेशन करते हैं। फूड पार्टिकल्स जो हैं इसको बॉडी में एंटर करते हैं, फूड वैक्यूल बनाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी जो भी इनकी होती है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जस्ट कर देते हैं बॉडी से। ये तो हो गया इंट्रासेलुलर। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होती है, उसमें प्रॉपर तरीके से या तो गट मौजूद होगी या एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, प्रॉपर डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो अब सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ कॉमनली टेक इन फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देयर इन्वायरमेंट। यहाँ से लेके अगले पैरा तक आप चलते रहिए। यहाँ से आपने मार्क करना शुरू किया था और अब आप देखें आप यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ जाइएगा। पहले इसको मेम्ब्रेन तक कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज टर्म्स एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। ये तो पहली टाइप की हो गई कि जिसमें डाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर ही हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, सिंगल सेल एनिमल्स के लिए हो रही है, इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन की है। अब हमारे पास आ जाता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जिसमें बड़े एनिमल्स हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स जिसमें राउंड वॉर्म्स भी हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी हैं और मैमल्स भी शामिल हैं। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक तरीके से अपना जो फूड है इसको इंटेक करते हैं, जिसके लिए इनके पास बाकायदा या तो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, या फिर इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, या फिर इनकी गट होती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके स्पेशलाइज सेल्स बने हुए होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें फूड प्रॉपर लिया जाएगा, फिर इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसमें कन्वर्ट होगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाइजेस्ट होगा। तो पहले आपने यहाँ तक लगाना है सेल्स तक, मल्टी सेलुलर से लेकर सेल्स तक, फिर लास्ट में इसको एंड कर देना, इट इज टर्म्स एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी, दूसरा तरीका ये कि आप एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में स्पेसिफाई करने के। एक तो होते हैं आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसमें आपने एग्जांपल दे दी कि आपके पास एग्जांपल इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इनकी है। फिर दूसरा आपने जो एग्जांपल देनी है वो होती है स्मॉल एनिमल्स की, जिसमें आपके पास ये वॉर्म्स हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके इंसेक्ट्स हैं, ये सब आ जाते हैं, ये स्मॉल एनिमल्स हैं। अच्छा, तीसरे जो है ये अब आपके पास लार्ज एनिमल्स हैं। लार्ज एनिमल्स में आपके रेप्टाइल्स स्टार्ट है, एव्स यानी बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फूड ग्रुप हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। वरना आसान तरीका तो ये कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अकॉर्डिंग्स में एनिमल्स को आपने बस 2 ग्रुप्स किया, उनकी एग्जांपल भी साथ साथ लिख दी और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगला सवाल जब आप इसकी तरफ मूव करें, अगले सवाल में आपसे कह रहा है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, यानी स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरीके से हो रही है ये आपने बतानी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको मैंने कोशिश किया है कि मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप इतना ही लिखें जितना आप याद कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही आपने लिखना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है, यहाँ ये वाली हेडिंग आपने पुट कर देनी है डाइजेशन इन स्टमक, और उसके बाद अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें मुख्तलिफ मैंने छोटे छोटे से पैराज बनाए हुए हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा मुख्तसर हो जाए, याद करने में आसानी हो। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में से देखें, ये 2 लाइन होगी, एज द फूड एंटर से लेकर साइमल्टेनियसली तक। इस लाइन में आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही आप खाना खाते हो ये स्टमक में एंटर हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों तरह की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। मैकेनिकल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन मसल्स में स्टार्ट हो जाएगी स्टमक के, और केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि अब एंजाइम्स जो हैं इस पे एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट लाइन आपने लिख दी। उसके बाद अब आप यहाँ से तकरीबन 2 लाइन्स ड्रॉप कीजिए और यहाँ पर आ जाइए द गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन से लेके ब्लड तक मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहना है कि जैसे ही आपका खाना जो है वो स्टमक में इंटर हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, ब्लड की मदद से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो यहाँ आता है गैस्ट्रिन, ठीक है, ये स्टमक में आ जाएगा सीधा। उसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा, द गैस्ट्रिन विया ब्लड, यहाँ से लेके आपने तकरीबन यहाँ तक आ जाना है, पॉलीपेप्टाइड्स तक। अब इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही गैस्ट्रिन जो है ये स्टिमुलेट होता है और स्टमक में आ जाता है, तो ये साथ में क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस जो है इसको स्टिमुलेट कर देता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, और ये क्या करते हैं, स्टमक में जो खाना मौजूद है इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूस में ऑलरेडी थोड़ा सा HCl भी मौजूद होता है और पेप्सिनोजिन भी मौजूद होता है। इस HCl का काम क्या होता है कि एक तो ये खाने को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है, फिर अगर इस खाने के अंदर किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या जर्म्स जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको भी किल करेगा, और उसके बाद इस साथ में क्या करेगा कि इसको इनएक्टिव पेप्सिनोजिन जो है उसको प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, स्टमक के अंदर ही हो रहे हैं, और हेल्प कौन कर रहा है, गैस्ट्रिन हेल्प कर रहा है इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या करता है कि ये प्रोटीन को भी पेप्टोन्स में
कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स के चेन्स मौजूद होती है इसके अंदर, ठीक है। पेप्टोन्स जब कन्वर्ट होगी तो किस में होगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन में कन्वर्ट होगी। अच्छा, इसके बाद अब फिर आप यहाँ से लिखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें तो यहाँ वो भी तो दूध पीते हैं, उनका भी डाइजेशन होता है, लेकिन उनके पास ये पेप्सिन और इस तरह के जो एंजाइम्स हैं ये मौजूद नहीं होते। छोटे बच्चों के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जो कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है रेनिन। इसका दूसरा भी एक नाम होता है काइमोसिन। तो ये क्या करता है, ये मिल्क को सिंपल कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे आप, ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए और बहुत ध्यान से सारे के सारी मार्किंग लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, आपने मुख्तसर ही इसको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन से लेके ड्यूडेनियम तक। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है स्टमक में, अब इसमें क्या होता है कि स्टमक में आहिस्ता आहिस्ता ये 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स के अंदर जो है ना ये डाइजेशन का अपना अपना अलग अलग प्रोसेस है कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो होती है पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो रही है, खाना जब उसको धकेला जा रहा है। इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, इसके साथ साथ जो खाना है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी ये चर्निंग इफेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं इनमें कुछ गैस्ट्रिक जूस, जैसा कि अभी आपको बताया कि वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे डाइजेस्टिबल पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि ये सीधा सीधा स्टमक में, यहाँ से स्टमक से ड्यूडेनियम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो फूड है अब ये किस स्टेप में होता है, ये काइम जैसा बन जाता है, यानी कि एक समझ लें पेस्ट सा हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वहाँ पे धकेला जा रहा होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि स्टमक ने खाने को तोड़ना शुरू कर दिया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, अगर वहाँ पर कोई जर्म्स हैं उसको किल कर दिया, और कोशिश किया कि वो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाए स्टमक के अंदर, और फिर उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेला जाए। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंसर्ट होता है तो जो पहला पार्ट है जहाँ से उसका इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं हम ड्यूडेनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव रोल, यानी स्टमक में क्या काम हो रहा है। स्टमक में बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जो कि सिंपल होती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर है, अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अलावा कुछ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये यहीं पर ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। जबकि बाकी जो काम होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है वो कहाँ होता है, वो ड्यूडेनियम की तरफ धकेल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सब्सटेंसेस तक भी माप कर लिया, यहाँ पर आपको पूरा स्टमक जो है कवर हो गया, सही है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आ जाएं आप, ये आपसे कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसेसरी ग्लैंड एसोसिएटेड विद आवर गट। हमारे गट के साथ जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं इनका जो रोल है आप बता दें। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 265 पर आ जाएं आप सीधा, और इसको बहुत एहतियात से लगाइएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये बात करें कि ये जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये वो वाले ग्लैंड्स होते हैं कि ये कुछ ना कुछ सिक्रेशंस करते हैं, लेकिन ये एक्सोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन कौन से होते हैं, जिन जो बाकायदा डक्ट की मदद से ना बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं ये ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर स्टिमुलेशन होती है, प्रॉपर जूसेस होता है, और ये स्पेसिफिक डक्ट की मदद से बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है वो 3 ग्लैंड्स हैं, 3 जिसकी बात की जाएगी। एक तो स्लाइवरी ग्लैंड होता है, एक लिवर होगा और एक पेंक्रियाज होगा, इन सब की बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हेडिंग पुट करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड की। अब स्लाइवरी ग्लैंड का पूरा टॉपिक पीछे है तो हमने सीधा मूव करना पड़ेगा हमें 255 पर, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, छोटा सा टॉपिक है इसका 255 पे, इसको देख लें। ये स्लाइवरी ग्लैंड है हमारा, हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे कि स्लाइवरी ग्लैंड जो है एक वाटरी सिक्रीशन होती है, और इसके अंदर जो वाटरी सिक्रीशन होती है स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, उसको हम कहते हैं स्लाइवा यानी थूक। अब इसका काम क्या होता है कि ये ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। जैसे ही आप फूड जो है वो स्टार्ट करते हैं खाना, तो ये स्लाइवा जो है फूड के साथ ऐड हो जाता है, उसको लुब्रिकेट करता है थोड़ा सा। इसके साथ साथ वो क्या करता है कि इसमें एक कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट कर देते हैं, ये कहलाते हैं स्लाइवरी इमाइलेज। तो जिस किस्म का भी कार्बोहाइड्रेट है उसका जो डाइजेशन है वो मुँह में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसको एक पेस्ट सा बना देगा, उसको म्यूकस देगा, इसको लुब्रिकेट करेगा। इसके अलावा अगर कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं थोड़े बहुत, तो कुछ बैक्टीरिया जो वो यहाँ स्लाइवा जो है उसकी मदद से ही किल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी फिर स्टमक में जाते हैं और वहाँ पे HCl जो है वो उसको किल करता है। तो यहाँ पर आपने यहाँ से लिख देना वाटरी से लेके कैविटी तक, ठीक है। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, स्लाइवरी ग्लैंड कवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है उस पर आ जाइए।
तो दूसरा पार्ट है आपके पास लीवर। लीवर जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपकी बॉडी का। सबसे पहले तो आप इस बात को मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम क्योंकि फंक्शन की बात करें तो हम इसके फिजियोलॉजी के ऊपर नहीं जाएंगे कि लीवर की शक्ल और सूरत कैसी होती है, हम सीधा इसके फंक्शन की तरफ जाएंगे। अब हम फंक्शंस ऑफ लीवर पर आ जाते हैं कि लीवर का जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो बहुत सारा होता है। सबसे बड़ी बात ये कि स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर काम करती है, ठीक है। इसके अलावा इससे कुछ सिक्रेशंस भी होती है हमारी बॉडी में। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करती है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह का काम करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना, फिर छोटी छोटी कुछ हेडिंग्स डाल दीजिएगा। जब से सबसे पहले है सिक्रेशन ऑफ बाइल, कि जो बाइल है ये लीवर से ही सिंथेसाइज हो रहा होता है। इस बाइल में जो है वो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी चीज़ आप डालेंगे मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी में जो मिनरल्स है, सॉल्ट्स हैं, इनकी कंपोजिशन को मेंटेन करना। इसके अलावा ये काम और करता है जो कि ग्लूकोज से रिलेटेड होता है। यानी यहाँ पे दो हार्मोन्स होंगे, एक इंसुलिन है, एक आपके पास है ग्लूकागोन। अब इंसुलिन और ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ये ग्लूकोज का जो लेवल है इसको बॉडी में मेंटेन करते हैं, और ये सारा काम किधर हो रहा होता है, लीवर में ही होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सिंथेसिस की हेडिंग डाल देना। यहाँ पर कुछ किस्म की प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे विटामिन ए वगैरह जो है ये भी कैरोटीन से सिंथेसाइज होता है, ये काम भी लीवर में होता है। उसके बाद आप डिटॉक्सिफिकेशन पर आ जाओ। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस जो है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल वगैरह है, उसके जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है यहाँ पे लीवर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हार्मोन्स मौजूद होते हैं, जैसा कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, थायरॉइड्स है, और इसके अलावा कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं। ये सारे के सारे इनकी एक्टिवेशन है यहाँ पर। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हीट पर आ जाइए, तो ये बॉडी का मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ठीक है। कितने सारे फंक्शन है लीवर के, मैंने काफ़ी सारे मार्क किए, कुछ इसमें से छोड़ भी दिए हैं। तो आप अपनी आसानी के लिए 3 से 4 फंक्शन कम से कम लिख लीजिएगा, सही है। अब लास्ट जो आप एक और आओगे वो यहाँ पर स्टोरेज वाला भी काम करेगा लीवर क्या करता है कि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, आयरन है, कॉपर, इसके अलावा कुछ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पे फॉलिक एसिड्स हैं, विटामिन B12 वगैरह, राइबोफ्लेविन्स हैं, इन सबको स्टोर भी करता है, ठीक है। यानी मेनली वाइटामिन को स्टोर करता है। उसके बाद पैंक्रियाज पर आ जाइए। अब पैंक्रियाज के भी बहुत सारे काम है। सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों तरह के फंक्शन करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी फंक्शन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है, एक्सोक्राइन फंक्शन, तो हम बताएंगे कि पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो आप बस यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी लंबा था इसमें मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है वो ये है कि जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बता दें। स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसको भी देख लीजिएगा। 260 पर है ये, क्योंकि अब देखिए जब इस तरह का जो पार्ट होता है ना जिसमें अब स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा पूछा जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। तो हमें उन सबको डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पेज 260 पर आएंगे और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की हेडिंग पुट करेंगे और यहाँ से लिख देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। ये तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर ये वाइड होती है, और इसके 3 मेन रीजन होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनियम एंड इलियम, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो पहले मार्क कर दो। उसके बाद ड्यूडेनम की हेडिंग डालो कि ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये पाइलोरिक स्टमक के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ से यहाँ तक। फिर ये लिखो कि ये जो ड्यूडेनम है ये तकरीबन C शेप कर्व की जो शक्ल की होती है, ये वाली लाइन आपने ऐड की। उसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे कि जो ड्यूडेनम होती है इसमें कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ही ओपन हो रही होती हैं, और ये क्या करती हैं, अपने अपने सिक्रेशन जो है वो ड्यूडेनम में ऐड करती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आ जाइए, बीच में काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र है, उसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पे कॉलीसाइटोकिनिन और इसके साथ साथ जो सेल्स होते हैं ड्यूडेनम के, वो एक हार्मोन जो है उसको सीक्रेट करते हैं जिसको सेक्रेटिन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये वाटर और जो बाइकार्बोनेट्स आयन है इनका जो लेवल है पैंक्रियाज में उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने कर लिया। अब अगले आ जाइए, इसमें लीवर में इस हिस्से में ड्यूडेनम के कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, लीवर की मदद से। पहली चीज़ है बाइल। बाइल जो है ये क्या करेगा, ये भी फूड, इसमें कुछ बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ये क्या करता है, ये भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप कुछ नाम लिखेंगे कौन कौन से, बाइल, ट्रिप्सिन, काइमेटोट्रिप्सिन, लाइपेज,
and Bunner's glands. All are present in duodenum and perform their specific task. तो सबका अलग अलग टास्क बताने की ज़रूरत नहीं, आपने ये ख़ास नाम मार्क कर लिए और आपने बताया है कि ये सारे के सारे जो हैं इसमें मौजूद हैं और ये अपने अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस जो है इसको परफॉर्म करें। जहन में रखना ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स हैं तो तुमने बहुत ज़्यादा इस पर नहीं लिखना है, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है duodenum, इसके ऊपर आ जाओ। ये बताओ कि जो नेक्स्ट रीजन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको duodenum कहते हैं। ये मिडल रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग होगा एडल्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है डाइजेस्टेड फूड की। ये क्या करता है, यहाँ पर कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिनका नाम है माल्टेज। ये माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज जो कि सुक्रोज को यानी शुगर को डाइजेस्ट करेगा। इस तरीके से लैक्टेज जो है वो दूध को, और जो पेप्टाइडेज है ये पेप्टाइड्स जो है इनको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लिख दो और इस तरीके से क्या करेगा, इनको इनके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये भी ब्रेक डाउन होंगे और ये न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो आपके पास एंजाइम हेल्प करेगा वो होगा न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से लेके आपने यहाँ तक एंड कर दिया। लास्ट पार्ट इलियम। इलियम जो ये लास्ट रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तकरीबन 3.6 मीटर इसकी जो है लेंथ है और जो फंक्शन है इलियम का वो क्या है कि ये विटामिन B12 को, बायोसॉल्ट्स को, उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के जो रिमेनिंग रह जाते हैं उन सबको ये एब्जॉर्ब करता है और जो रह जाते हैं उनको ये आगे भेज देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इलियम को भी एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कि ये क्या कहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका पूरा हो गया। एक्सप्लेन द सेक लाइक गट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसने एनिमल का नाम नहीं लिखा, इसने आपको ऑप्शन दिया है कि जिसमें सेक लाइक गट है ना आप उसको बता दें, और आपकी बुक में जो सेक लाइक गट है इसकी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है इसका जो डाइजेशन होता है ये कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो अमीबा से थोड़ा सा एडवांस होता है। यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले इसको लगा लो, यहाँ से स्टार्ट करना द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देना ऑफ प्लेनेरिया, उसके बाद लिख देना इज़ वेरी सिंपल एंड कंसीडर टू बी इनकम्प्लीट और सेक लाइक। यहाँ से लेके सबसे पहले एनस तक स्टार्ट करना, फिर यहाँ आ जाइएगा पॉइंट, एक साथ में समझा दूंगी अभी आपको। दांत से लेके टेक्स प्लेस तक, फिर डाइजेस्टेड फूड से लेके आपने बॉडी तक, और लास्ट में दांत से लेके एडजस्टेड थ्रू द माउथ तक करना है। अब ध्यान से समझ लीजिए इसको करना कैसे है, किस तरीके से होगा ये आपके। ये जो प्लेनेरिया होती है ना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा होता है। इसमें माउथ जो है उसके फ़ौरन बाद एक मस्क्यूलर सी ट्यूब होगी जिसको फेरिंक्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फेरिंक्स जो है वो तकरीबन मिडल ऑफ द बॉडी जो है वहाँ से चलेगी और उसके साथ साथ आते ही इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाती है। इसमें ईसोफेगस बहुत छोटा सा होता है। ये जो इंटेस्टाइन है ये 3 ब्लाइंड ब्रांचेस जो है उसके ऊपर कंसिस्ट करती है। एक एंटीरियर होता है और 2 पोस्टीरियर्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें मुख्तलिफ छोटी छोटी सी और मज़ीद ब्रांचेज होंगी जिसको डाइवर्टिक्यूला कहते हैं। और डाइवर्टिक्यूला जो इसमें मज़ीद और ब्लाइंड ब्रांचेज होते हैं जिसको हम कहते हैं रेमिफिकेशन, ठीक है। इसमें एनस कोई नहीं होता। तो होता क्या है कि जैसे ही ये जो मस्क्यूलर एक्शन होता है, इसने पहले फ़र्ज कर लो खाना अपने मुंह में इनटेक कर लिया, अब इसकी बॉडी में क्या होगा, मस्क्यूलर एक्शन होगा जिसकी मदद से फूड जो है वो इन्हीं 3 ब्रांचेज जो इंटेस्टाइन की थी उनमें आगे पुशअप होगा। जैसे ही पुशअप होगा तो फूड जो है वो इससे पुशअप होने की वजह से छोटे छोटे स्मॉल और सिंपल पार्टिकल्स जो इसके ऊपर क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाएंगे पार्ट्स में तो इसके साथ साथ फ़ौरन ही इसका डाइजेशन जो है ये स्टार्ट हो जाता है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है डाइजेस्टेड फूड का, ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसके मेसेनकाइम सेल्स में, ये वहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रह गया ये क्या करेगा, क्योंकि एनस तो है नहीं तो ये दोबारा से माउथ की मदद से ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो डाइजेशन होता है ये बिल्कुल सिंपल होता है, इंसानों के मुकाबले में तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज की जो वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।